हेलो एस्पिरेंट्स, मैं असीम श्रीवास्तव अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इग्नाइटिंग माइंड्स पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, हमारा ये जो आज का क्लास होगा वह भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने पर आधारित है। और अगर समय अलाउ करता है हम लोगों को, तो हम लोग इसमें चट्टानों को, रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, जो आग्नेय चट्टान है, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो आज का क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि अपने लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत दोनों ही है हमारे पास। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, ये हमारी, अगर हम लोग इस तरह से पृथ्वी को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो इस प्रकार से होगी। अगर हम लोग एक कट मारते हैं तो ये हमारा क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और सबसे नीचे कोर हो गया। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है? चूंकि पृथ्वी हमारे लिए डायरेक्टली विजिबल नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से हम पृथ्वी की गहराई में क्या है नहीं देख सकते, इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीकता के साथ अब तक जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन जो भी हमारे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, उसके माध्यम से हम बहुत कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जान पाए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो जानने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जैसे कि डेंसिटी यानी घनत्व है, दबाव यानी प्रेशर, और तापमान यानी टेम्परेचर, कि इसके आधार पर हम लोग क्या जान पाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। तो कल का जो हमारा लास्ट क्लास था उसका अगर हम लोग एक सार, एक सिनॉप्सिस दें, तो बताना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है घनत्व की, ये एक अप्रत्यक्ष स्रोत है घनत्व। तो जहां तक बात घनत्व की है, तो ये आप जानते हैं कि इसको डेंसिटी बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है पृथ्वी की, उसको हम लोग डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर क्या जान पाए? तो हम लोग ये जान पाए कि जैसे जैसे हम लोग क्रस्ट से मेंटल और फिर मेंटल से कोर की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा सबसे ऊपरी परत क्या है? क्रस्ट है, यानी कि भूपर पट्टी है। ये क्या है? मेंटल है, मध्यवर्ती भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। और सबसे निचला भाग जो है वो कोर है। तो डेंसिटी हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ और मेंटल से कोर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो ये डेंसिटी है यानी कि जो घनत्व है, वो बढ़ता चला जाता है। और कोर के पास जो घनत्व है वो बढ़कर अधिकतम 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है। तो बस हम यही जान पाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इसके आधार पर हमारे भूगर्भ वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना सिर्फ एक तत्व से बनी होती, सिर्फ एक ही ठोस पदार्थ या कई अन्य एक ही तत्वों से, एक ही प्रकार के ठोस तत्व से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ होता, तब तो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व एक समान होता। लेकिन लेकिन हम यह जानते हैं कि जहां क्रस्ट का घनत्व, जो ऊपरी भूपर पट्टी है, उसका घनत्व लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वहीं कोर तक पहुंचते पहुंचते अधिकतम डेंसिटी जो है वो घनत्व बढ़कर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि अवश्य ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण किसी एक तत्व से नहीं बल्कि कई तत्वों से हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे हम
क्रस्ट से मेंटल और मेंटल से कोर की तरफ जाते हैं, डेंसिटी बढ़ता चला जाता है। ये हम जान पाए ये हम जान पाए हैं डेंसिटी के आधार पर पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर को लेकर, यानी आंतरिक संरचना को लेकर। अब बात होती है प्रेशर। तो कल जो हम लोग क्लास किए थे कि आखिर जो प्रेशर है यानी कि दबाव, प्रेशर यानी कि दबाव, इसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्या जान पाए। तो प्रारंभ में हमारे जो भूगोलवेत्ता या भूगर्भ विज्ञानी थे, वो ये मान रहे थे कि ये क्रस्ट जो है, जिसका घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है लगभग, हाँ, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है मेंटल मेंटल में। यहाँ 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये लगभग 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है घनत्व बढ़कर। और जब हम कोर पे पहुंचते हैं तो ये घनत्व बढ़ के 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो शुरू में भूगर्भ वैज्ञानिक यह समझ पाए कि चूंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण कई भारी तत्वों से हुआ है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन तत्वों की कई परतें हैं, इसीलिए हर परत का अपना भार है, और उस भार के कारण ही नीचे की तरफ जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और जो सबसे निचला परत जो है वो कोर का, इस पर तो इसके ऊपर तमाम परतों का प्रेशर है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व तो बढ़ता चला जाता है। ये शुरू शुरू में ऐसा भूगर्भ वैज्ञानिक मानते थे, लेकिन बाद के वर्षों में भूवैज्ञानिक और भूगर्भ वैज्ञानिक यह समझ पाए और उन्होंने प्रमाण के साथ यह बताया कि चाहे कोई भी तत्व हो, उसके ऊपर चाहे क्यों ना कितना भी प्रेशर बढ़ा दिया जाए, कितना भी दबाव क्यों ना बढ़ा दिया जाए, किसी भी तत्व पर, किसी भी धातु पर, किसी भी अधातु पर, एक निश्चित प्रेशर के बाद उसके घनत्व को यानी उसके डेंसिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता। एक सीमा तक ही एक सीमा तक ही डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है, और चाहे फिर प्रेशर कितना भी क्यों ना बढ़ा दिया जाए, हम लोग उस तत्व के डेंसिटी को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तो लगातार डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए बाद में भूगर्भ वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो घनत्व बढ़ता जा रहा है वो प्रेशर के कारण, दबाव के कारण नहीं है, अपितु उन अलग अलग तत्वों के कारण है जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ है। यानी किसी एक तत्व से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण नहीं हुआ, अपितु अलग अलग तत्वों, अलग अलग धातुओं से, मेटल से और खनिजों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और सभी तत्वों का डेंसिटी अलग अलग है। और जो भारी तत्व हैं वो नीचे की तरफ चले गए। शीतलन, जब पृथ्वी की कूलिंग प्रोसेस चल रही थी तो पृथ्वी तो एकदम गर्म आग का गोला थी, जो धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस हुआ तो जो भारी तत्व थे जिनकी डेंसिटी अधिक थी वो नीचे कोर की तरफ चले गए, और कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रूप से जो हल्के तत्व थे वो ऊपर की तरफ शीतल होकर ठोस होते चले गए। और जो क्रस्ट है, भूपर पट्टी, उसमें जो तत्व हैं वो सबसे हल्के और सबसे कम घनत्व वाले हैं। इसीलिए ऊपर से नीचे की तरफ घनत्व बढ़ता चला जाता है। तो अलग अलग तत्वों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ है, इसलिए घनत्व बढ़ता है, न कि प्रेशर के कारण। तो ये बात अब और ज्यादा क्लियर हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसके बाद जो तीसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है, वो तीसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है तापक्रम, टेम्परेचर। तो आखिर भूगर्भ वैज्ञानिक टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्या जान पाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपरी जो ट्रोपोस्फेयर, हमारा जो क्षोभ मंडल है, हमारे क्षोभ मंडल में अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं अगर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ऐसा क्षोभ मंडल में, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य ताप वृद्धि दर की प्रति, सॉरी, यहाँ मैं गलत बोल गया,
प्रति 165 मीटर पे जाएंगे तो तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो इसको कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। ये क्षोभ मंडल में होता है, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, घट जाता है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बात यह है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बात यह है ना कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नीचे की तरफ जाते हैं, तापक्रम बढ़ता जाता है, लेकिन तापमान जिस दर से बढ़ता है वह दर एक समान नहीं रहता। तापमान बढ़ता जरूर है, लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर है, जो तापमान बढ़ने की दर है, तापमान बढ़ने की दर वह घटती जाती है। जैसे कि अगर उदाहरण के साथ अगर हम लोग बोले, 1 मिनट जरा आप लोग वेट करेंगे। जी, तो मैं ये कह रहा था कि यह सर्वविदित तथ्य है कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर गहराई में प्रति 32 मीटर पर, हर 32 मीटर पर, प्रत्येक एवरी 32 मीटर की गहराई पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ऐसा होता है हर 32 मीटर नीचे जाएंगे तो अगर मान लीजिए ऊपर क्रस्ट जहां हम लोग रह रहे हैं, अगर यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, टेम्परेचर है, तो मात्र 32 मीटर नीचे जाएंगे तो वहां तापमान बढ़कर हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी दर से तापमान वृद्धि नहीं होती। कहने का ये मतलब है कि अगर हम 100 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं पृथ्वी के अंदर, अगर हम लोग 100 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो 100 किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक किलोमीटर पर, प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो ये भी सही तथ्य है। और प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, ये भी सत्य है। अब मान लीजिए कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, तो 100 मीटर, लगभग 100 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 32 गुने 3 96, यानी 3 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक तापमान बढ़ जाएगा 100 मीटर की गहराई पर। तो अगर 1000 मीटर की गहराई पर गए, यानी लगभग 1 किलोमीटर गए इस हिसाब से, तब तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। लेकिन 1 किलोमीटर की गहराई पर कितना तापमान बढ़ रहा है? मात्र 12 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई तक, 300 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो हर किलोमीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। और फिर 300 किलोमीटर की गहराई तक, 300 किलोमीटर की गहराई के बाद जितनी भी गहराई तक हम जाए, जहां तक हमारे पृथ्वी की आंतरिक गहराई है 6378 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर के बाद ही प्रत्येक किलोमीटर पर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, लेकिन तापमान बढ़ता है। तो पहले 32 मीटर हमारी पृथ्वी की गहराई में जाने पर पहले 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। उसके बाद 100 किलोमीटर की गहराई तक हर किलोमीटर पे 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। फिर 300 किलोमीटर की गहराई तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और 300 किलोमीटर की गहराई के बाद एकदम आंतरिक स्थान, यानी कि जो कोर का सेंटर है, 6378 किलोमीटर की गहराई, अब वहां तक हर किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाता है। और इस आधार पे हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का कोर है, यहाँ पर लगभग टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी की गहराई में लगातार जाने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन तापमान बढ़ने की दर घटती चली जाती है। तो यही हम जान पाए अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से, घनत्व, दबाव और तापक्रम के माध्यम से। अब बात आती है कि जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं,
प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, या फिर इसको हम लोग प्राकृतिक स्रोत भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत भी। तो इसके अंतर्गत दो चीजों को शामिल करते हैं। एक तो ज्वालामुखी को शामिल किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानने के लिए, और दूसरा है भूकंप, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जान पाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हम ज्वालामुखी के आधार पर पहले पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में हम क्या जान पाए, हम लोग ये देखते हैं। तो पहले हम लोग इस पे फोकस करेंगे। तो देखिए, ये जो ज्वालामुखी, ये मैं पृथ्वी की 3 परतों को आपके सामने बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, है ना, ये आउटर कोर हो गया, और ये इनर कोर हो गया। तो यहाँ तक गहराई जो है मानी जाती है 6378 किलोमीटर तक है। अगर यहाँ पे 0 किलोमीटर माने तो पृथ्वी का जो सेंटर है वो इतना गहरा है। अब जो ज्वालामुखी की क्रिया हो रही है, तो जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है ना कि धरती जहां कहीं भी हमारी भूपर पट्टी टूटती है, वहां से ये मैग्मा जो है ऊपर बढ़ता है, और इन दरारों के माध्यम से, या जहां भूपर पट्टी टूट गई, जहां क्रस्ट टूट गई, उससे मैग्मा ऊपर आता है। तो जब तक भूपर पट्टी के नीचे खनिज का पिघला हुआ रूप है ना, उसको मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ही वो भूपर पट्टी यानी क्रस्ट पर आया तो उसको लावा बोलते हैं। अब ये दूर तक जाकर शीतल होकर ठोस हुआ। तो इससे क्या बना, इससे ज्वालामुखी पर्वत बन गया। तो कहने का मतलब है कि जहां कहीं भी विस्फोट से ज्वालामुखी की क्रिया होती है, बाई एक्सप्लोजन, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो कहने का ये मतलब है कि ज्वालामुखी जब विस्फोटक होता है तो लावा निकलता है। यानी कि हमारी पृथ्वी के नीचे, मतलब भूपर पट्टी के नीचे कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर खनिज जो पिघली हुई अवस्था में, नहीं तो सेमी लिक्विड स्टेज में यानी अर्ध तरल अवस्था में जरूर है। तभी तो जब भी जहां से विस्फोटक ज्वालामुखी की क्रिया होती है, भूपर पट्टी टूटती है, टूटता है, वहां से ये तरल मैग्मा ऊपर निकल आता है। तो यह जानकारी हमें हासिल हुई कि पृथ्वी के, हमारी भूपर पट्टी के नीचे अप टू 400 किलोमीटर की गहराई तक, 4000 किलोमीटर की गहराई तक जो खनिज हैं वो अर्ध तरल अवस्था में है। अर्ध तरल अवस्था में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अर्ध तरल अवस्था में। और 400 किलोमीटर की जो गहराई तक का क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल मंडल। इसको क्या बोले, दुर्बल मंडल। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। तो जो ज्वालामुखी क्रिया से हम यह जान पाए कि हमारी भूपर पट्टी यानी कि हमारे क्रस्ट के नीचे जरूर कहीं ना कहीं सेमी लिक्विड या लिक्विड स्टेज में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जहां से जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वहां से जो तरल मैग्मा है वो लावा बनकर निकल जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ज्वालामुखी के आधार पर और कुछ नहीं पता चल पाता है कि 400 किलोमीटर की गहराई के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, वो किन तत्वों से बनी है, वो ठोस है या तरल अवस्था में, ये नहीं पता चल पाता। क्यों? क्योंकि 400 किलोमीटर की गहराई तक ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्ध तरल है। फिर 400 किलोमीटर के बाद से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फिर जो है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है 400 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक ठोस हो जाती है। तो ठोस अगर हमारी पृथ्वी है तो वहां से तो मैग्मा मैग्मा यानी अर्ध तरल खनिज जो है वो तो मिलेगा नहीं। वो तो जहां हमारी पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो हमारा जो खनिज अर्ध तरल अवस्था में, वहीं से लावा मैग्मा मिलेगा। इसीलिए 400 किलोमीटर की गहराई के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ज्वालामुखी क्रिया से कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो फिर बच जाता है सिर्फ और सिर्फ भूकंप विज्ञान। और सही मायने में भूकंप विज्ञान ही वह विज्ञान है
जिसके माध्यम से आज तक हम लोग जो कुछ भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जान पाए हैं वह भूकंप विज्ञान के माध्यम से ही जान पाए हैं। इसीलिए अब हम लोग जरा भूकंप विज्ञान पर फोकस करते हैं, और अब तक भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कौन सी जानकारी हासिल हुई है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये जो हमारा भूकंप विज्ञान है, इसको आप लोग जानते हैं कि इसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं, है ना। और ये हमारा जो भूकंप विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम करते क्या हैं। तो देखिए, जब भी भूकंपीय कंपन होता है ना, तो कई वेव्स, जिसको हम लोग भूकंपीय तरंगे बोलते हैं, अर्थक्वेक से जब भी जनरेट होता है तो वेव्स निकलते हैं, और उन वेव्स का जो अंकन होता है, उन वेव्स की जो रीडिंग होती है, उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। इसी यंत्र के सहारे, इसी यंत्र के माध्यम से हम लोग भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं भूकंप विज्ञान। तो इसी यंत्र के माध्यम से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कहलाता है भूकंप विज्ञान। और इसी भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर ही हम जो कुछ भी आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जान पाए हैं, वह ही हमारे पास प्रमाण के रूप में है, और बहुत हद तक वह सही भी प्रतीत होती है। लेकिन वही मैंने कहा, चूंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से विजिबल नहीं है, इसीलिए ठीक ठीक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सा तत्व कितना है, कैसे है, किस रूप में है, यह पता नहीं है। लेकिन आज जो हम क्रस्ट मेंटल कोर जान पाए, कितनी गहराई तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है, कितनी गहराई तक तरल है, कितनी गहराई तक अर्ध-तरल है, ये सब हम लोगों को भूकंप विज्ञान से ही पता चल पाया। तो सबसे पहले हम लोग भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं। जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है ना, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी है मेंस में। बीपीएससी में तो फिजिकल ज्योग्राफी मेंस में नहीं आता है, लेकिन जेपीएससी में है, और वहां पर 10 नंबर और 20 नंबर के प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताइए। यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो खैर, नहीं है, इसके बावजूद मैंने आपको कहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि फिर हम आगे के भूगोल को, ज्योग्राफी को तभी समझ पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो जैसा कि हमने कहा कि भूकंपीय तरंगों का अंकन हम करते हैं सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से, और तब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी होगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक ये पृथ्वी का आधा भाग बनाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए, ये हमारी पृथ्वी का आधा भाग है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पर, अब आप कहेंगे कि भूकंप कहाँ आता है, तो देखिए, अगर ये हम बना देना कि ये जो हिस्सा है ये क्रस्ट है, ये ऊपरी हिस्सा ये क्रस्ट है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्रस्ट है, भूपर पट्टी। आप जानते हैं भूपर पट्टी प्लेटों के ऊपर स्थित है। ये प्लेट्स हैं, कई ठोस स्थल मंडल या ठोस स्थल खंड आप कह सकते हैं, जिनके ऊपर हमारी भूपर पट्टी टिकी हुई है, ये प्लेट्स हैं सारे। आपने हवाई अड्डे पे देखा होगा कि जो कन्वेयर बेल्ट होता है, रबर की पट्टी, उस पे सामान चलते आते हैं, या किसी फैक्ट्री में देखे होंगे कि जो पैकेजिंग होती है सामानों की, वो अपने आप चलते चले आते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो स्थल मंडल इन प्लेटों पर आधारित है, और सभी प्लेटें संवहन तरंगों के कारण गतिशील हैं। तो प्लेटों में या तो एक दूसरे से दूर जाने की प्रवृत्ति है, या प्लेटों में एक दूसरे के पास आने की प्रवृत्ति है, या फिर जो प्लेट है ना, वो आपस में ही विपरीत दिशा में घर्षण करते हैं। तो जब प्लेटें दूर जाती हैं तो इसको अपसरण यानी कि डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो इसमें गैप क्रिएट होगा,
और जब प्लेटें आपस में टकराती दूसरे की ओर आती हैं तो इसको अभिसरण यानी कन्वर्जेंस बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनता है जहाँ प्लेटें आपस में घर्षण करती हैं। तो चूंकि दूर जाएंगी तो फिर प्लेटें टूटेंगी, तो दूर जाएंगी तो उसी तरह से हमारे स्थल खंड पे जो महासागर और महाद्वीप है उनका फैलाव होगा। अगर पास आएंगी तो दोनों प्लेटें टकराएंगी तो फिर भूकंप होगा। तो जहां प्लेटें टूटकर अलग होंगी वहां पे भी भूकंपन होगा। जहां प्लेटें आपस में टकराएंगी यहाँ पे भी जो है कंपन होगा। और जहां प्लेटें आपस में घर्षण करेंगी वहां पे भी कंपन होगा। और प्लेट कहाँ है? भूपर पट्टी के नीचे। इसीलिए भूकंपीय कंपन कहाँ होगा? भूपर पट्टी में होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कंपन शुरू हो गया प्लेटों की गतिशीलता के कारण। कहीं प्लेटें टकरा रही हैं, कहीं प्लेटें एक दूसरे दूर जा रही हैं, कहीं आपस में घर्षण कर रही हैं, तो कंपन एनर्जी रिलीज हुई। अब कंपन हुआ तब क्या होगा कि कंपन होने के बाद ये भूकंपीय तरंगे हर दिशा में गतिशील होती हैं। इस तरीके से ये भूकंपीय तरंगे जो हैं वो हर दिशा में इस तरह से प्रोपेगेट करती हैं, संचरण करती हैं। तो जिस दिशा में ये संचरण करती हैं तो ये ऊपर भूपर पट्टी पे भी आती हैं। और भूपर पट्टी पे हम लोगों ने जगह जगह इस यंत्र को लगा रखा है जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अब यहाँ पर तो जहां पर सबसे पहले कंपन शुरू हुआ ये स्थान, इस स्थान को बोलते हैं भूकंप मूल। इस स्थान को क्या बोले? भूकंप मूल। इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे फोकस। ठीक है। जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक जो है स्टार्ट होता है ना, कंपन शुरू होता है। अब कंपन शुरू हुआ तो तरंगे जो वेव्स हैं वो सभी दिशाओं में प्रोपेगेट करने लगती, संचरण करती। और हमारे धरती के ऊपर जहां जहां सिस्मोग्राफ नामक यंत्र लगा है अब वहां पे पहली बार उसकी रीडिंग होगी। तो हमारी धरती पर जहां पर यह तरंग सबसे पहले पहुंची अब वहां इसका अंकन हुआ, है ना। सबसे पहले ये तरंग पहुंचकर जहां ऊपरी जो हमारी भूपर पट्टी है वहां सबसे पहले ये हिट करती है, इस स्थान को बोलते हैं अधिकेंद्र। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर। आप प्राय न्यूज में देखते होंगे कि फलाने जगह भूकंप उत्पन्न हुआ जिसका एपी सेंटर फलाने जगह पर था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 मापी गई, 6.5 मापी गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि एपी सेंटर यानी धरती पर कहाँ सबसे पहले वो तरंगे रिकॉर्ड हुई। और तीव्रता एक स्केल है, रिक्टर स्केल। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथमेटिशियन है, वो एक स्केल बनाए थे जिसको हम लोग रिक्टर स्केल बोलते हैं। और उसी के जो उस पे 0 से लेकर 9 अंक तक उस पे अंकित है। और हर अंक जो है अपने से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। तो इस आधार पर हम उसमें पूरा मेजरमेंट है कि अगर तीव्रता इतनी होगी तो भूकंप मध्यम खतरनाक होगा या खतरनाक होगा या बहुत ही खतरनाक होगा। तो 8-9 का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही खतरनाक। 7-8 के बीच होता है मध्यम खतरनाक। 6-7 के बीच कम खतरनाक और उसके नीचे बहुत कम खतरनाक होता है। तो कहने का ये मतलब है कि वह स्थान जहां सबसे पहले कंपन का अनुभव होगा वो एपी सेंटर अधिकेंद्र, जहां पर कंपन प्रारंभ होगा उसको क्या बोलेंगे? भूकंप मूल बोलेंगे। तो फिर ये देखा गया कि जो रिक्टर जो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र, तो आप पहले तो ये समझे ना कि भूकंप का संबंध किससे है? क्रस्ट से है, भूपर पट्टी से है। जहां कंपन शुरू हुआ, और कंपन आते क्यों है? प्लेटों के अलग अलग दिशाओं में गतिशील होने के कारण। प्लेटें गतिशील क्यों होती हैं? संवहन तरंगों के कारण वो गतिशील होती हैं। संवहन तरंगे लगातार भूपर पट्टी में चलती रहती हैं। आपको जब अंतर्जात बल और बहिर्जात बल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों आखिर संवहन तरंगे उत्पन्न क्यों होती हैं। ये सब हम लोग चीज देखेंगे। तो चूंकि प्लेटों का संबंध भूपर पट्टी से है इसीलिए भूकंप भूपर पट्टी से ही संबंधित है, क्रस्ट से ही संबंधित है। और जहां हमारे क्रस्ट में गहराई में जहां सबसे पहले
भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं, और हमारी धरती पर भूपर पट्टी पे जहां सबसे पहले अंकन अनुभव होता है इसको एपी सेंटर कहते हैं। इसके बाद इसमें यह जानना है कि ये जो सिस्मोग्राफ जो डिवाइस यंत्र है, इस पर अलग अलग ग्राफ बनते हैं भूकंपीय तरंगों के। अगर एक ही प्रकार का भूकंपीय तरंग होता तो ग्राफ जो है, जैसे ईसीजी रिपोर्ट आप देखते हैं इस तरह का ये जो ग्राफ चलता रहता है, लेकिन ये जो सिस्मोग्राफ है इस पर जो अंकन होता है वो इस तरीके का अंकन होता है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं भूकंपीय तरंगों की प्रकृति बदल रही है। ये तो इस आधार पर यह जाना गया कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं और उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, उसका गुण क्या है, और उन तरंगों के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बहुत कुछ पता चल पाया। जैसे कि अब हम लोग अगर भूकंपीय तरंगों को देखें, जैसे कि हम लोग, एक मिनट माफ करेंगे, हाँ, अगर हम लोग भूकंपीय तरंगों को देखते हैं, कौन कौन से भूकंपीय तरंग हैं, उनकी क्या विशेषता है, इन सब बातों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो प्राथमिक तरंगे होती है ना, प्राइमरी वेव्स, उनको पी तरंग बोला जाता है। ठीक है। एक तरंग होता है जिसको सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, यानी कि गौण तरंगे, इसको एस तरंग बोला जाता है। और जो तीसरा जो भूकंपीय तरंग होता है उसको धरातलीय तरंग यानी सरफेस वेव बोलते हैं। उसको अंग्रेजी के अल्फाबेट एल, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो यही, जब भी भूकंपीय कंपन होता है तो यही 3 तरह के जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होती हैं। अब पी जो तरंग है, अब इसका भूकंप विज्ञान और हम लोग ज्योग्राफी के लिए क्या क्या जानना है ये समझिए। तो ये जो पी तरंग है इसकी विशेषता क्या है कि ये तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकता है। तीनों माध्यमों से, यानी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट, तीनों माध्यम से ये गुजरता है। लेकिन इसकी गति सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा, ठोस माध्यम में इसकी गति सबसे ज्यादा, उससे कम गति द्रव माध्यम में, उससे कम गति गैसियस माध्यम में, लेकिन ये तीनों माध्यम से गुजर सकता है। फिर तीनों ही तरंगों में इसकी गति जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसकी जो गति है वह सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। और जब भी भूकंपीय कंपन होता है तो चूंकि गति सबसे अधिक होती है, इसलिए धरातल पर सबसे पहले यही पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है। और आप कह सकते हैं ना, कंपन को इंग्लिश में लोग ट्रेमर बोलते हैं। तो जब भी भूकंप आता है ना, तो शॉक आफ्टर शॉक, शॉक आफ्टर शॉक आता है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो पी पहुंच गई तो उससे एक कंपन होगा, फिर पी के बाद एस पहुंचेगी जिसकी स्पीड उससे कम है तो दूसरा कंपन सेकेंड ट्रेमर होगा, और एस से भी कम गति एल की है तो ये सबसे बाद में पहुंचेगी तो एक तीसरा ट्रेमर होगा। इसीलिए जब भी अर्थक्वेक आता है, कम भूकंप आता है, तो शॉक आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो सबसे पहले ये पहुंचती है पी, सबसे तेज गति होती है इसलिए, लेकिन सबसे कम विनाशकारी, इससे क्षति सबसे कम होगी, सबसे कम विनाशकारी होगी। ये बात हम लोग को, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, यही जानना था। अब जरा हम लोग इस तरंग को देखें, क्योंकि इसको सेकेंडरी वेव या ट्रांसवर्स वेव या गौण तरंगे बोलते हैं। तो इसकी खासियत ये है ना कि केवल ये केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजर सकती है। एस जो तरंग होती है केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है, तरल या गैसियस स्टेट से ये ट्रेवल नहीं कर सकती, प्रोपेगेट नहीं कर सकती। फिर इसकी जो गति होती है वो पी तरंग की तुलना में, पी तरंग की तुलना में इसकी जो गति होती है वो 40% कम होती है, 40% कम होती है। और ये जो होती है पी तरंग की तुलना में, पी तरंग की तुलना में अधिक विनाशकारी होती है, पी तरंग की तुलना में अधिक विनाशकारी होती है।
ठीक है। तो जब भी भूकंप आएगा तो सबसे पहले पी पहुंचेगा, और पी की तीव्रता जो गति तेज होती है, जैसे बहुत तेज कंपन होगा तो जरूर, लेकिन कम समय के लिए, उसे क्षति कम होती है। और उसके बाद पहुंचती है एस, जो लंबे समय तक कंपन करती है पी की तुलना में। तो लंबे समय तक कंपन होता है, इसीलिए ये तुलनात्मक रूप से अधिक विनाशकारी होती है। और जो तीसरा तरंग है, ये भूपर पट्टी के अंदर नहीं, ये जो अगर हमारी ये भूपर पट्टी है तो ये धरातल पर चलने वाली तरंग है, ये धरातल पर चलती है। और चूंकि ये धरातल पर ऊपरी हमारी भूपर पट्टी पर चलती है, धरातलीय तरंग है। और चूंकि इसकी गति सबसे कम है, इसकी गति सबसे कम है, और क्या बात कि यह सबसे देर से पहुंचती है, सबसे बाद पहुंचती है, सबसे बाद पहुंचती है धरातल पर, और सबसे लंबे समय तक कंपन करती है ना, सबसे लंबे समय तक कंपन करेगी, लंबे समय तक कंपन करती है। इसके कारण सर्वाधिक विनाश इसी से होता है, ये सर्वाधिक विनाशकारी, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है ना। तो जो एल तरंग होती है वो सबसे धीमे गति से चलती है, सबसे देर से पहुंचती है, लेकिन सर्वाधिक विनाश इसी एल तरंग से होता है। तो अगर प्रीलिम्स एग्जाम में सवाल आए ना कि भूकंपीय तरंग जो होते हैं PSL, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? एल होता है। अब इसी चीज को एक ग्राफ के माध्यम से आप देखिए। इसका ग्राफ जो है वो जो कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पे अंकित हुआ PSL का, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी बस इसको मैं आपको अपने फोल्डर से इस चित्र को लेकर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो ट्रेमर होते हैं ना, भूकंपीय कंपन होते हैं, वो एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। और एक नहीं मतलब पी, फिर पी के बाद एस, और एस के बाद एल आता है। इसीलिए कभी भी भूकंप आए ना तो निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए एक ही झटके के बाद, क्योंकि एक ही झटका नहीं, तीन तीन झटके आते हैं। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इस छवि से आप इसको देखिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब भी भूकंपीय कंपन होता है, देखिए ये पी वेव है। तो ये इसकी देखिए, अब ये इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, देखिए इस तरीके से, ये ध्वनि की जो गति की तरह ये चलते हैं, ये साउंड वेव की तरह। जो भूकंपीय तरंग में जो पी वेव है वो साउंड वेव की तरह चलता है, बड़ी तेज है ना, बहुत तेज ये पहुंचता है, लेकिन फिर इससे विनाश सबसे कम होता है। इसके बाद पी के बाद एस पहुंचता है, क्योंकि पी की तुलना में 40% गति कम है एस की। तो अब देखिए एस का कैसे ग्राफ बन रहा है, देखिए एस का इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है, इतने दूर तक, ये इतने ही दूर तक, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये एस है। तो एस की गति जरूर कम है, सेकेंड स्थान पे पहुंचती है, लेकिन इससे पी की तुलना में विनाश अधिक होता है। देखिए ग्राफ का जो है वो कंपन ज्यादा हो रहा है। और इसके बाद सबसे लास्ट में पहुंचता है एल, और देखिए एल इस तरह से कंपन करता है, सबसे देर से पहुंचता है, फिर धीरे 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 इसकी तीव्रता कम होती है, लेकिन सबसे लंबे समय तक ये कंपन कराता है एल। इसीलिए सबसे ज्यादा विनाश एल से होता है, उससे कम विनाश एस से होता है, और पी से मामूली विनाश होता है। इसीलिए जब भी भूकंप आते हैं, शॉक आफ्टर शॉक आते हैं, एक ही बार कंपन नहीं होगा, कम से कम 3 बार कंपन होंगे, और जिसे क्षति होती है वो एल है। ठीक है। तो ये मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया कि सिस्मोग्राफ पे जो है वो इसी तरह, सिस्मोग्राफ पे इसी तरह का अंकन हुआ है, और तब पता चला कि भूकंपीय तरंगे एक नहीं 3 होती हैं, और 3 बार ट्रेमर होता है, 3 बार कंपन आता है। जो आखिरी ट्रेमर होता है सबसे खतरनाक, सबसे लंबे समय तक होता है, इसको एल वेव बोलते हैं, सरफेस वेव्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपको एक और चित्र दिखाता हूं, एक और चित्र।
उस चित्र से भी आपकी जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ज्योग्राफी सिर्फ कॉन्सेप्ट का ही खेल है। अब देखिए ये वाला चित्र देखिए। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आप देखिए एम्पलीट्यूड, आप देखिए कि एस वाला जो सरफेस वेव है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, यानी सबसे खतरनाक यही होता है। और पी, जब भी अराइवल टाइम होता है तो सबसे पहले पी पहुंचता है, उसके बाद एस पहुंचता है, और सबसे अंत में एल पहुंचता है। ठीक है, इस तरीके से अब आपको एक और चीज समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब बात यहाँ ये है कि PSL को पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद, आप एक कॉमन निष्कर्ष पर क्या पहुंचते हैं। आप P और S और L, मैं यहाँ तीनों लिख देता हूँ, PSL तरंगे तीनों। तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये तीनों ही ठोस माध्यम से तो गुजर सकते हैं। ये तीनों ठोस माध्यम से तो गुजर सकते हैं, क्योंकि जो एल एस तरंग है ये द्रव माध्यम से नहीं होकर गुजर सकता, लेकिन ठोस माध्यम से तो ये तीनों गुजर सकते हैं। और अगर माध्यम ठोस ही हो तब तो ये तीनों ही तरंग एक सीधी रेखा में ट्रेवल करेंगे। अब ये अगर क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये कोर है, इस तरह से मैं पृथ्वी का यहाँ बना दूं, तो मान लीजिए कि जब भी भूकंप हुआ, तो अगर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक ही ठोस तत्व से बनी होती, तब तो वो जो तीनों तरंगे हैं वो एक सीधी रेखा में क्रस्ट से कोर तक पहुंच जाते, कोई विचलन नहीं होता, क्योंकि तीनों ही ठोस माध्यम से होकर गुजर सकते हैं। लेकिन जो सिस्मोग्राफ पर अंकन हुआ, वो ये अंकन हुआ कि ये जो तरंगे हैं वो सीधी रेखा में नहीं चलती। ये तरंगे जो हैं, ये तरंगे वक्राकार मार्ग में चलती हैं, इस तरीके से वो तरंगे चलती हैं, इस तरीके से। तो वक्राकार मार्ग से चलती हैं, इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, वक्राकार, अब मान लीजिए भूकंपीय तरंग ऐसे चल रही थी और अचानक वो इस तरह से वक्री हो गई। इस तरह से शुरू हो रही थी, अचानक वो वक्री हो गई। इसका ये मतलब हुआ कि अचानक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तत्वों में अंतर, जिन चीजों से, जिन तत्वों से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ, उनमें बदलाव हो रहा है। ऊपर कुछ और तत्व था, फिर नीचे कुछ और तत्व, उसके नीचे कोई और तत्व। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी में जैसे जैसे नीचे आएंगे घनत्व तो बदलता है। तो घनत्व तो बदला, यानी कि तत्व बदला, क्योंकि हर एलिमेंट का डेंसिटी अलग अलग होता है। तो जहां जहां डेंसिटी चेंज होता है, घनत्व तो बदलता है, वहां वहां उनका स्पीड और उनका डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, विक्षेपित होता है, और इसके कारण वो कर्व में चलने लगते हैं। इसीलिए देखा गया कि पृथ्वी के अंदर 3 बार ऐसे भूकंपीय तरंगे, ऐसे ये पृथ्वी अगर मैं बनाऊं और यहाँ पे कोण बना दिया और यहाँ पे ये मेंटल बना दिया, तो ये भूकंपीय तरंगे अगर यहाँ से चल रही है ना, तो यहाँ से यहाँ आई तो फिर डिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ आई तो फिर डिफ्लेक्ट हो गई, और फिर यहाँ से वो फिर जो है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ से निकली, और ऐसे, और इस तरह से जो है भूकंपीय तरंगे इस तरीके से चलती हैं, सीधी न चलकर कर्व में चलती हैं। इस तरीके से भूकंपीय तरंगें चलती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जहां जहां पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व में अंतर आता है, भूकंपीय तरंगों की दिशा में भी अंतर आता है, गति में भी अंतर आता है, और कम से कम 3 स्थान पर उनकी गति और दिशा में परिवर्तन होता है, घन, क्योंकि कम से कम 3 बार बड़े पैमाने पर घनत्व में बदलाव आता है। तो फिर पुनः भूकंपीय तरंगों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण एक तत्व से नहीं हुआ है। अगर एक तत्व से होता तो भूकंपीय तरंगे सीधी एकदम रेखा में गमन करती, लेकिन यह पाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, अब जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, तो 360 डिग्री होगी पृथ्वी की। तो ये पाया गया कि अगर यहाँ 0 डिग्री मान ले और यहाँ 180 डिग्री मान ले, तभी तो इधर से भी 180 और इधर से भी 180, कुल 360 डिग्री। तो ये माना गया कि ये देखा गया कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच, ये 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच सिस्मोग्राफ नामक जो यंत्र है
उसके बीच न तो P दर्ज हुआ ना S दर्ज हुआ, यानी कि P और S दोनों गायब हो गए 105 और 145 डिग्री के बीच। लेकिन 145 डिग्री के बाद ये P तरंग फिर से प्राप्त हो गई, लेकिन S प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके आधार पर ही यह निष्कर्ष निकला कि हो ना हो 105 डिग्री के बाद जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो तरल या अर्ध तरल तरल अवस्था में होगी, क्योंकि एस तरंग जो है वो तरल अवस्था में नहीं चल पाती, तरल अवस्था में वो गमन नहीं कर पाती। तो ये जो 105 डिग्री है ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। अब इसका ये मतलब हुआ कि 0 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक तो एस वेव भी पाई जा रही है, पी वेव भी पाई जा रही है, लेकिन 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद से ही जो कोर का आंतरिक गहराई है 6378 किलोमीटर, इसके बाद से ही एस तरंग नहीं रिकॉर्ड हो पाई सिस्मोग्राफ यंत्र पे। तो यह माना गया कि हो न हो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद कोई ऐसा परत है जो लिक्विड स्टेज में है। और हमारा जो 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर जो है, इसको आउटर कोर यानी बाह्य कोर कहा जाता है, और 51 से 50 से 6378 किलोमीटर आंतरिक कोर कहा जाता है। और ये 2950 से 5150 किलोमीटर की जो गहराई है ये तरल अवस्था में है, और उसके बाद भले ठोस है, लेकिन बीच में जो ये तरल अवस्था हो गया, इसी कारण एस जो है अब 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद जा ही नहीं पाती है इस तरंग। तभी जाकर समझ में आया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुछ किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी ठोस है, कुछ किलोमीटर की गहराई तक अर्ध तरल है, कुछ किलोमीटर की गहराई तक वो तरल है, फिर कुछ किलोमीटर गहराई तक वो ठोस है। जैसे कि आप इस एक और इमेज को देखिए, और आपको मैं फिर से आपको इससे बताने का आपको पुनः प्रयास करता हूं। आप एक और इमेज देखेंगे। तो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो रटना नहीं पड़ता है। तो हम लोग दोनों ही इमेज को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इस इमेज में आप देखिए कि देखिए ये एपी सेंटर है, यहाँ एपी सेंटर इस वाले इमेज में आप पहले देखिए। तो देखिए कि काले रंग से पी वेव को दिखाया गया है और लाल रंग से एस तरंग को दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ ये जो मैं यहाँ गोला ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो गोला ड्रॉ कर रहा हूँ देखिए, तो इसके बाद एल जो लाल रंग की जो तरंगे हैं वो इधर आ ही नहीं पा रही हैं बीच में, लेकिन काला जो है वो पी वेव अंदर भी पहुंच रहा है, पी वेव। तो ये जो है ना, ये गहराई जो मापी जाती है, ये गहराई यहां से लेकर यहां तक, ये जो गहराई है ये 2900 किलोमीटर की गहराई है। और 29, और यहाँ पर ये जो सेंटर है हमारे पृथ्वी का, इस तरह से अगर ड्रॉ कर दें, और ये 3 परतें हैं पृथ्वी की, तो देखिए कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक पी और एस दोनों मिल रहा है, लेकिन 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद एस गायब हो जाता है। और ये जो गहराई आप देख रहे हैं, इस ये गहराई असल में है 5150 किलोमीटर की। और ये जो एकदम सेंटर है हमारे अर्थ का, ये गहराई है 6378 किलोमीटर की। तो ये जो स्टेज आप देख रहे हैं ना, इसको अगर मैं दूसरे कलर से, ब्लू कलर से ही अगर मैं आपको बताने के लिए ऐसा करूं, तो देखिए ये जो ब्लू कलर से, तो ये जो जो परत है ना, ये पूरा का पूरा तरल है। 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो पूरा का पूरा तरल है, लिक्विड स्टेज है। और एस जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रोपेगेट, संचरण नहीं कर पाती। तभी हम जान पाए कि हमारा जो बाह्य कोर है, आउटर कोर है, वह लिक्विड स्टेज में है। तभी इसीलिए भूकंपीय तरंगे ही हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीकता से बता पाई हैं। तो इस वाले इमेज में आप आकर देखिए, तो देखिए ये वाले इमेज में आप देखिएगा
तो देखिए यहाँ ये जो एंगल बना हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 105 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 140 डिग्री, लेकिन होता 145 डिग्री तक है। तो देखिए अब ऐसा क्या हुआ कि 105 से 145 डिग्री के बीच ना तो पी वेव मिल रहा है ना तो एस वेव मिल रहा है। इसीलिए 105 से 145 डिग्री को शैडो जोन बोलते हैं। शैडो जोन यानी कि छाया क्षेत्र बोलते हैं। छाया क्षेत्र यानी वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वह क्षेत्र जहां ना तो पी वेव मिल पाता है ना एस वेव पहुंच पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ ये पहले सॉलिड थी पृथ्वी, फिर सेमी लिक्विड आ गई, फिर सॉलिड हो गई, और यहाँ के बाद अब चूंकि 2900 किलोमीटर के गहराई का पृथ्वी लिक्विड है, तो अब सॉलिड के बाद जब लिक्विड हुई ना, तो यहाँ से ये पुनः डिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से, और डिफ्लेक्ट होकर इधर से निकल गई। इसीलिए अब आगे फिर पी जो यहाँ एंटर करती है, वो फिर लिक्विड स्टेज को पार करती है ना, तो फिर सॉलिड स्टेज मिल जाता है। ये पूरा फिर सॉलिड है, सॉलिड इनर कोर, यहाँ लिखा भी हुआ सॉलिड इनर कोर। तो फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ लिक्विड से सॉलिड में पहुंची तो फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई। इसीलिए ये जो गैप है ना, ये शैडो जोन बन जाता है, छाया क्षेत्र बन जाता है। और इसमें ना तो पी मिलेगा ना एस मिलेगा। लेकिन एस का जो शैडो जोन हो गया, वो 105 डिग्री के बाद ही एस गायब हो जाता है। तो 105 डिग्री से 180 डिग्री ये एस वेव का जो है शैडो जोन है, जो कि बड़ा होता है। जबकि पी वेव का जो शैडो जोन है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री है। फिर 105 ये डिफ्लेक्शन के कारण ये गैप बना, लेकिन 105 के बाद फिर 145 के बाद फिर पी वेव जो है वो मिलने लगता है। इसीलिए पी वेव का जो शैडो जोन है वो एस वेव की तुलना में 40% तक कम होता है, और एस वेव का शैडो जोन ज्यादा होता है, क्योंकि 105 डिग्री के बाद लिक्विड स्टेज आ जाने के कारण एस वेव जो है इंटीरियर में एकदम पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये कारण है कि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, कहाँ तरल है पृथ्वी कहाँ ठोस है, वो हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही जान पाए हैं। तो ये बात हो गई और ये स्टैब्लिश फैक्ट हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहाँ पर कौन सी चीजें हैं। अब अगर हम बात करें कि कितनी गहराई तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना सॉलिड है, ठोस है, तो इस चीज को भी हम देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख देना कि गहराई किलोमीटर में, गहराई किलोमीटर में, ठीक है, और यहाँ पे हम बता दें अवस्था, किस स्टेज में हमारा पृथ्वी का इंटीरियर है। तो 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक हम जब जाते हैं ना, 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक, तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेज में है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में। इसके बाद 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर, आपको बताया था कि ज्वालामुखी के लिए मैग्मा लावा कहाँ से आता है, 400 किलोमीटर की गहराई तक के क्षेत्र को दुर्बल मंडल स्थेनोस्फीयर कहते हैं, जहाँ खनिज अर्ध तरल अवस्था में है। यही ज्वालामुखी का स्रोत है, तो ये अर्ध तरल अवस्था में है। फिर 400 किलोमीटर की गहराई से जाएंगे 2900 किलोमीटर की गहराई तक, तो जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो ठोस अवस्था में है। और फिर 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद एस वेव नहीं रिकॉर्ड होता है सिस्मोग्राफ पर। इसीलिए 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई इसलिए मानते हैं क्योंकि 5150 किलोमीटर गहराई के बाद पृथ्वी के अंदर डेंसिटी अचानक बढ़ जाता है, यानी फिर लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, क्योंकि सॉलिड चीज का डेंसिटी ज्यादा क्योंकि भारी होता है। तो चूंकि डेंसिटी अचानक बदलता है जहां से, वो 5150 किलोमीटर है, तो ये जो 2900 से 5150 है ये फिर तरल अवस्था में है। और इसके बाद 5150 किलोमीटर से लेकर 6378, जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें यही गहराई लिखी हुई है, 6378 किलोमीटर।
यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना फिर सॉलिड हो जाती है। तो ये हम लोग को पता चला भूकंपीय तरंगों के माध्यम से। ठीक है ना। अब जो है बात थोड़ा हम लोग करेंगे भूपर्पट्टी के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। क्योंकि हम जान पाए हैं कि चूंकि घनत्व में 3 जगह अंतर आने से ही 3 जगह भूकंपीय तरंगों की गति और दिशा विचलित होती है, और वो सीधी रेखा में न चलकर कर्व में चलती हैं। तो 3 परतें हैं पृथ्वी के अंदर, ये हम जाने भूकंपीय तरंगों के माध्यम से। इसके बाद हम लोग थोड़ा भूपर्पट्टी के बारे में जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग मेंटल के बारे में, और तब हम लोग कोर के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं भूपर्पट्टी की। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ये देखिए, जैसे अर्लियर जो आप चित्र देखे, एक और चित्र आपको पहले दिखा ही देता हूँ, तब आप इसको करिएगा। देखिए एक और चित्र। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास चीजें जो मैं बोल रहा हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। इतना विस्तार से बताने के लिए ही मैंने ये ऐप बनवाया है और ये वेबसाइट, क्योंकि किसी भी संस्थान में वहाँ के नियमों से चलना पड़ता है। तो अब जरा आप इस इमेज को आप देखेंगे, देखिए इस इमेज को देखिए, इस इमेज को आप देखिए, तो आप देखेंगे कि ये जो सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे ऊपरी परत है और इसको कहा गया क्रस्ट। फिर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये यहाँ तक की जो मोटाई है ना, ये 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर की गहराई है। यहाँ से यहाँ तक ये जो गहराई है 2900 किलोमीटर है। और फिर ये जो गहराई आप देख रहे हैं, ये जो गहराई है ये 5150 किलोमीटर की गहराई है। और ये आप जो गहराई देख रहे हैं, ये 6378 किलोमीटर की गहराई है। ठीक है ना। तो ये जो क्रस्ट है, इसकी अधिकतम मोटाई जो है ना, ये इसकी अधिकतम मोटाई मात्र 30 किलोमीटर तक ही मानी जाती है। और फिर 30 किलोमीटर के बाद से लेकर 2900 किलोमीटर तक, या फिर अभी आपको मैं और बताऊंगा, स्थल मंडल लगभग 200 किलोमीटर की मोटाई तक के भूपर्पट्टी को स्थल मंडल बोलते हैं, जिसमें 100 किलोमीटर तक ठोस है। ठीक है। तो आप देखिए ये 3 परतें हैं हमारी पृथ्वी की। अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम थोड़ा क्रस्ट को ही मोटा, थोड़ा मोटाई का बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारी भूपर्पट्टी वास्तव में कैसी है। अब आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या, ये उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, तो ये महाद्वीप है। और ये प्रशांत महासागर, और ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर दिख रहा है, ये महासागर। यानी ये जो महाद्वीप और महासागर है किस पर है? इसी भूपर्पट्टी क्रस्ट पर है। तो सबसे पहले ये महाद्वीप अस्तित्व में आए, कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आए। पेंजिया, पेंथालासा, ये सब आपने सुना होगा कभी। इसी हम लोग भू जिस जो टॉपिक करें जियोमॉर्फोलॉजी, इसी में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी करेंगे। तो वह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पेंजिया, पेंथालासा के बारे में बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे भूपर पट्टी, जब पृथ्वी शीतल होकर ठोस हुई तो पहले महाद्वीप बने, और उसके 60 करोड़ साल बाद जब हमारे भूपर पट्टी पे तनाव जनित बलों के कारण लंबी चौड़ी खाइयां बनी, तो उसी में फिर एक युग आया जब कई सालों तक वर्षा होती रही, उसमें जल भर गया और वो महासागर अस्तित्व में आए हैं। तो महाद्वीपों के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई कुछ और है, महासागर के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई कुछ और है। इसको हम इस चित्र से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ड्रॉ करके। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पर आपको एक भूपर पट्टी इस तरीके से बना दिया। ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी भूपर पट्टी है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको फिर दोबारा बनाऊंगा ये बताने के लिए कि देखिए, जहां पर हमारा मैदानी है इलाका, जहां जहां पर महाद्वीप है, वहां पर जो ये भूपर पट्टी है ना, ये भूपर पट्टी, इसकी जो मोटाई है, अब मान लीजिए इस पे हम लोग घर वर बना देते हैं, पहचान के लिए पेड़ उगा देते हैं थोड़ा,
तो यहाँ पर जो है ना भूपर पट्टी की मोटाई 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब जहां पर हिमालय पर्वतमाला जैसा पर्वत है ना, अब वहां पर ये जो भूपर पट्टी की जो मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब यहाँ पर ये जो भूपर पट्टी है, अब ये भूपर पट्टी जो है ना, इसकी जो गहराई है ये मानी जाती है लगभग 70 किलोमीटर। यानी जितनी ऊंची स्थलाकृति आप देख रहे हैं, उसके नीचे भूपर पट्टी की मोटाई उतनी ही अधिक है। अब पुनः मैदान और ये जो पेड़ पौधे हैं यहाँ बना दें, तो पुनः यहाँ पर भूपर पट्टी की जो मोटाई है 30 किलोमीटर की। अब जो लंबी चौड़ी खाइयां बनी, अब देखिए एक लंबी चौड़ी खाई जो बनी हमारी भूपर पट्टी पर इस तरह से, अब पुनः ये, तो इसी खाई में कालांतर में जल भर गया। अब ये जल भर गया तो देखिए ये भूपर पट्टी पे महासागर अस्तित्व में आ गए। अब महासागर अस्तित्व में आ गए, ये पर्वत है ना, ये मैदानी संरचना है। तो मैदानों के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई 30 किलोमीटर। अब जितनी ऊंची पर्वत जैसे हिमालय माने तो उसके नीचे 70 किलोमीटर तक। अब देखिए महासागरों के नीचे पुनः देखिए अब भूपर पट्टी, तो इसकी मोटाई कम हो गई। तो महासागरों के नीचे जो भूपर पट्टी की मोटाई है ये 5 से 6 किलोमीटर ही मानी जाती है। और पुनः ये फिर मैदान हो गया तो पुनः यहाँ 30 किलोमीटर। इसीलिए हमारी भूपर पट्टी पे जो भी स्थलाकृतियां हैं उसके नीचे भूपर पट्टी की मोटाई कम या अधिक है। पर्वतों के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई सबसे ज्यादा, महाद्वीपों के नीचे मैदानी क्षेत्र है तो वहां लगभग 30 किलोमीटर तक, और जहां महासागर है वहां भूपर पट्टी की मोटाई, क्योंकि खाई में ही तो महासागर भरे तो बेंड कर गया, तो भूपर पट्टी वहां पतली हो गई, इसीलिए वहां पर उसकी मोटाई 5 से 6 किलोमीटर ही है। लेकिन ये जो हमारी भूपर पट्टी है ना, ये जो हमारा क्रस्ट है भूपर पट्टी, क्रस्ट, ये बनी है खनिजों से। इसका निर्माण किससे हुआ? मिनरल से, खनिजों से। और ये जो खनिजों से बना है ना, तो हमारी भूपर पट्टी का 98% भाग, हमारी भूपर पट्टी का 98% भाग जो है वो सिर्फ 8 तत्वों से ही बन गया है, 8 तत्वों से निर्मित है। इसीलिए इन 8 तत्वों को ना चट्टान निर्माणकारी तत्व बोलते हैं। चट्टान निर्माणकारी तत्व, क्योंकि जो रॉक्स होते हैं चट्टान वो मिनरल से बनते हैं, और जो रॉक्स हैं उनका 98% जो पार्ट है वो सिर्फ 8 ही मिनरल्स से बन गया है। तो वो 8 तत्व कौन कौन से हैं जिनसे हमारी भूपर पट्टी के 98% भाग का निर्माण हुआ है, इसको भी देखते हैं। ये पीटी में पूछता भी है कि क्रस्ट में जो मिनरल्स अवेलेबल हैं उनका परसेंटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में बताइए। तो आपको एक कोड बता देते हैं, आप याद रखिएगा ओ साइन। आप एक कोड याद रखेंगे ओ साइन, ओ साइन। तो हमारी जो भूपर पट्टी है ना, क्रस्ट, भूपर पट्टी, तो ओ फॉर ऑक्सीजन। तो हमारी भूपर पट्टी में जो सबसे ज्यादा है ना वो ऑक्सीजन है, लगभग 46.60% हमारी भूपर पट्टी में ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं, और यही है, अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, क्रस्ट की बात कर रहे हैं। अब इसका जो निर्माण हुआ उसमें सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद एस आता है ओसाई में, तो यहाँ हमने लिख दिया सिलिकॉन। अब सिलिकॉन यानी सिलिका जो है, इसका जो परसेंटेज है वो 27.72% है। फिर ए फॉर एल्यूमिनियम। अब जो ये एल्यूमिनियम है ना, इसका जो परसेंटेज हमारे क्रस्ट में है वो 8.13% है। फिर आई फॉर आयरन। आयरन जो है वो हमारे क्रस्ट में 5% है। और इसके बाद आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि 8 तत्व हैं, तो फिर इसके बाद कैल्शियम, सबसे जरूरी आयरन के बाद कैल्शियम है। फिर नमक हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इसीलिए सोडियम। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम, और उसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है ना? तो ओ साई जब याद रहेगा तो उसके बाद
आयरन के बाद सबसे जरूरी कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन्हीं 8 तत्वों से हमारे भूपर पट्टी यानी क्रस्ट के 98% हिस्से का निर्माण हो गया है। ठीक है ना। इस तरीके से इन्हीं को चट्टान निर्माणकारी तत्व बोलते हैं। इन्हीं 8 तत्वों से हमारी क्रस्ट बनी है, भूपर पट्टी बनी है। ठीक है। तो इसीलिए तो हम लोग जो मिनरल्स निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, ड्रिल करके चाहे उसको ब्लास्ट करके, हम अपने क्रस्ट से ही तो सारे मिनरल्स निकालते हैं, सारे खनिज निकालते हैं, चाहे वो मेटालिक मिनरल हो या नॉन मेटालिक मिनरल हो, है ना, चाहे ऊर्जा का खनिज हो, कोयला हो, सब तो हम इसी से निकालते हैं। इसीलिए क्योंकि खनिजों से ही तो बना है। इसमें आयरन भी है ना, एल्युमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है, सब कुछ है। तो अब बात ये करते हैं कि देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन तो गैस हो गया, तो इसमें जो खनिज सबसे ज्यादा है वो कौन है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। इसीलिए शॉर्टकट में कहते हैं कि जो क्रस्ट है वो सियाल निर्मित है। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं सियाल निर्मित, क्योंकि हम कह देते हैं सिलिकॉन का SI और एल्यूमिनियम का AL, तो हम कहते हैं कि हमारी जो भूपर पट्टी है वो सियाल निर्मित है। ठीक है। इसके बाद मेंटल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ 30 किलोमीटर के बाद, यहाँ अभी हम लोग शुरू में करे थे कि यहाँ डेंसिटी कितना है क्रस्ट का, 3 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद 30 किलोमीटर गहराई के बाद डेंसिटी अचानक बढ़ जाता है, तो एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाता है, उसको मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। हाँ, मोहो असांतत्य, अचानक डेंसिटी चेंज होने का। तो वहां से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक, है ना, ये जो पोर्शन है अब आ गया, इसको हम कहते हैं मेंटल। इसको बोला जाता है मेंटल। ऊपर जो बोला गया इसको क्रस्ट बोला गया। तो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, अचानक डेंसिटी चेंज होती है, तो वहां से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। अब ये जो मेंटल है ना, इसमें आप जानते हैं कि 400 किलोमीटर की तो गहराई तक, या अप टू 400 किलोमीटर की गहराई तक, तो ये अर्ध तरल अवस्था में, जिसको दुर्बल मंडल बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर, जो ज्वालामुखी को मटेरियल प्रोवाइड कराता है, लावा प्रदान करता है। और फिर 400 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। तो ये जो हमारा मेंटल है ना, ये भी कई खनिजों से बना है, लेकिन मेंटल में सबसे ज्यादा सिलिका है और मैग्नीशियम है। इसीलिए सिलिका का SI और मैग्नीशियम का जो है, हम लोग इसमें Ma कर लेते हैं, तो इसको बोला जाता है सीमा। इसीलिए कहते हैं कि मेंटल जो है सीमा निर्मित, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलिका और मैग्नीशियम है, और क्रस्ट में सबसे ज्यादा सिलिका और एल्यूमिनियम है। और फिर 2900 किलोमीटर के बाद 5150 किलोमीटर तक, ये जो 5150 किलोमीटर है, अब यहाँ पर 5150 किलोमीटर के ऊपर जो डेंसिटी है 5.5, और इसके नीचे जो डेंसिटी है वो 10 हो जाती, तो अचानक जो है डेंसिटी चेंज हो गई। इसीलिए, सॉरी, 1 मिनट, देखिए अब यहाँ क्या है ना, 2900 किलोमीटर की गहराई पर डेंसिटी है 5.5, और 2900 किलोमीटर की गहराई के नीचे अचानक डेंसिटी बदल के हो जाता है 10। इसीलिए फिर एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है, और यहाँ पर जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसको गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, भूगर्भ विज्ञानी के नाम पर, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, गुटेनबर्ग असांतत्य, क्योंकि डेंसिटी अचानक बदला तो फिर भूकंपीय तरंगों की दिशा भी विक्षेपित हो जाती, गति भी बदलती है। तो और एस तो गायब ही हो जाता है, क्योंकि 2900 किलोमीटर के बाद एस मिलता नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेज में, तो ये फिर लिक्विड स्टेज में है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको आउटर कोर बोलते हैं, बाह्य कोर बोलते हैं, बाह्य कोर बोलते हैं। और फिर 5150 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं, तो यहाँ पर 12.3 डेंसिटी होता है, और यहाँ फिर 13.3, तो फिर जो है यहाँ पर एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाता है। तो यहाँ पर इस डिसकॉन्टिन्यूटी को लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, और गहराई तक 6378 किलोमीटर। तो ये जो पोर्शन है इसको इनर कोर बोलते हैं, इनर कोर, आंतरिक कोर। तो ये फिर सॉलिड स्टेज में है,
और मैंने कहा था कि जब पृथ्वी शीतल होकर ठोस हो रही थी, जो सबसे भारी तत्व थे वो सबसे नीचे चले गए। इसीलिए हमारा जो कोर है ना, इसमें है तो बहुत सारे तत्व, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा निकिल है और आयरन Fe है। इसीलिए कहते हैं कोर जो है वो नीफे से बना है, क्योंकि लोहे का और निकल का डेंसिटी अन्य सभी खनिजों से अधिक है, जो सबसे नीचे चले गए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा भारी होता है उसका डेंसिटी अधिक होता है। तो पृथ्वी का कूलिंग प्रोसेस के समय ये लोहा निकल सबसे नीचे चला गया, और 5150 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा सॉलिड है। और उसके ऊपर जो आउटर कोर है 2900 किलोमीटर से 5150, वो लिक्विड स्टेज में है। और उसके ऊपर जो इनर मेंटल है, आंतरिक मेंटल, वो सॉलिड है। और जो आउटर मेंटल है, ऊपरी मेंटल, 400 किलोमीटर गहराई तक, वो फिर सेमी लिक्विड है। और 100 किलोमीटर तक फिर जो है वो पृथ्वी हमारी जो है वो ठोस है। ये हम जान पाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर ही जान पाए हैं। तो इसीलिए कोर को नीफे बोल दिया जाता है, मेंटल को सीमा बोल दिया जाता है, और क्रस्ट को बोल दिया जाता है कि वो सियाल निर्मित है। आप एक और चित्र देखेंगे तो उससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ये लास्ट चित्र, और हमारे क्लास का, आज के क्लास का अंत भी यहीं पर होना है। तो इस चित्र को भी आप देख लें, इससे क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी और ज्यादा। जो पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ का, वो इसी प्रकार का है। यहाँ पे आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखिए। अब देखिए इस चित्र को, अब देखिए ये भू क्रस्ट मैंने दिखाया 0 से 30 किलोमीटर तक मैंने ये क्रस्ट दिखाया है। दिखाया क्या, बुक में ऐसा ही है, ठीक है। अब 30 किलोमीटर तक, अब जहां पर्वत है वहां उसकी गहराई 70 किलोमीटर तक है। जहां महासागर है, ओशन है, वहां मोटाई जो है क्रस्ट की 5 से 6 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर की गहराई के बाद देखिए डेंसिटी 2.9 से बढ़ के 3.3 आ जाता है। तो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, जिसको मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो असांतत्य कहा जाता है। इसको कहते हैं मोहो असांतत्य, ठीक है। ये, अब आप देखिए कि 30 किलोमीटर गहराई तक, ये जो 200 किलोमीटर की गहराई तक है, यानी कि आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक, इसको हम लोग लिथोस्फेयर यानी स्थल खंड बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फेयर स्थल मंडल। और फिर 200 किलोमीटर की गहराई के बाद से 400 किलोमीटर की गहराई, ये दुर्बल मंडल स्टेनोस्फेयर है, सेमी लिक्विड स्टेज में। तो 30 किलोमीटर के बाद से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल आता है। और फिर ये जो आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की जो गहराई है, इसको आउटर मेंटल बोलते हैं। और फिर आउटर मेंटल क्या है, वो उसमें 400 किलोमीटर तक जो है वो सेमी लिक्विड स्टेज में, और 400 किलोमीटर के बाद से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेज में है। फिर 2900 किलोमीटर के बाद अचानक डेंसिटी बदलता है, सीधा 5 से 5.5 से 10 हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी आती है, इसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, अशांतता, क्योंकि घनत्व तो बदला यानी तत्व तो बदला। तो फिर से डिसकंटिन्यूटी आई, और यहाँ से लेकर 5150 तक बाह्य कोर, आउटर कोर बोलते हैं, ये तरल अवस्था में। और फिर डेंसिटी चेंज होती है, तो 5150 से 6378, ये आखिरी में मैक्सिमम डेंसिटी, इसको इनर कोर। तो यहाँ पर जब डेंसिटी बदली तो इसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और फिर ये जो है सॉलिड स्टेज में है आंतरिक कोर। इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटी है, पूछ सकता है ना, तो ये जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, ये आप देख सकते हैं कि आउटर कोर और जो क्रस्ट का निचला भाग है उसके बीच में होता है। फिर ये रेपिटी डिसकंटिन्यूटी जो है, वो इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में आता है। फिर ये जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये ये इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आता है।
यानी आंतरिक मेंटल और बाह्य कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है गुटेनबर्ग है। और फिर ये जो बाह्य कोर, आउटर कोर और जो इनर कोर का जो बाउंड्री है, वहां पर जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और ये डेंसिटी में जो बदलाव आता है ये पता चला भूकंपीय तरंगों से, क्योंकि डेंसिटी में चेंज आता है तो उनमें डिफ्लेक्शन भी होता है, छाया क्षेत्र बनता है और उनकी गति में भी परिवर्तन आता है। तो वो भूकंप विज्ञान ही वह विज्ञान है जिसके माध्यम से आज हम जो कोई भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाए हैं अब तक वही प्राप्य है। इसीलिए भूकंप विज्ञान ही सबसे सटीक विज्ञान है जो हमें बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कम से कम 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, बीच का परत 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल, और उसके बाद 5150 किलोमीटर आउटर कोर बाह्य कोर, और फिर 5150 से 6378 किलोमीटर गहराई तक आंतरिक कोर है। और मैंने आपको बताया कि जो जीरो से 100 किलोमीटर गहराई तक पृथ्वी जो है वो ठोस है, उसके बाद 400 किलोमीटर तक अर्ध तरल है, फिर 2900 किलोमीटर तक सॉलिड, फिर 5150 किलोमीटर तक लिक्विड, और अंत में फिर ठोस। और सियाल सीमा नीफे क्यों बोलते हैं? तो जो तत्व जितना भारी था वह पृथ्वी के शीतलन प्रक्रिया, कूलिंग प्रोसेस दौरान उतना ही नीचे चला गया। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक का जो पूरा विस्तृत नोट्स है वो मैं आपको इस अपने लेक्चर जहां आपको शो होगा वहां मैं डाल दूंगा। आप इस पूरे टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड भी कर सकेंगे। फिर अब हम लोग नए टॉपिक के साथ रॉक्स, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका संबंध हमारे क्रस्ट यानी भूपर पट्टी से है। उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।